प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 12 में अध्ययन के लिए उपस्थित श्री रामकृष्ण जी, मैं आपको भाषा और आधुनिकता पर प्रकाश डालते हुए कुछ बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, जिन्होंने भाषा और आधुनिकता पर के क्षेत्र में जो चीज़ें हमें बताई वो उसी लेसन के अंतर्गत आपको पढ़ाने में जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए, इसका प्रसंग ये है, जब हम किसी भाषा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर किसी भाषा में को रमणीक बनाने के लिए, नवीनता को उपस्थित करने के लिए आधुनिकता में जाना आवश्यक है। इसी पर डॉक्टर सुंदर रेड्डी ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोई भी कार्य का क्षेत्र हो, जहाँ पर रमणीयता होगी वहाँ पर नित्य नूतनता की आवश्यकता जरूर होगी और उसमें आधुनिकता लाना बहुत ज़रूरी है। इस दृष्टि को ध्यानालोकन करते हुए माँ कवि ने कहा है, वैसे माघे संते त्रयो गुणा, माघ में 3 गुण हैं। छड़े छड़े अवनुपत्ति तदयो रूपम रमणीयतया। मतलब यहाँ पर कवि जी माँ कवि कहते हैं, रमणीयता को लाने के लिए पग पग पर नवीनता की ज़रूरत है। रमणीयता और नित्य नूतनता, मतलब रमणीयता और नित्य नूतनता को कायम करने के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहना बहुत अनिवार्य है। रमणीयता के अभाव में या रमणीयता की कमी में कोई भी चीज़ सर्वमान्य नहीं हो सकती। नित्य नूतनता किसी भी निर्माता की स्वयं की अपनी इच्छा की उपलब्धि की प्रामाणिकता पर सृजन करती है। ये दिखाई ना रहा थोड़ा। और उसकी अनुपस्थित में कोई भी चीज़ वास्तविक रूप में जनता और समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती, अर्थात मान्य नहीं की जाती। सड़ी गली परंपराओं से जकड़ा हुआ, इसका मतलब यह है पुरानी रीति रिवाजों से जो हमारा जकड़ा हुआ समाज है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्यों? हमारी जो आदिम व्यवस्था थी पुरानी परंपराओं से जुड़ी थी, मनुष्य ज्ञान था, लेकिन आज की जो व्यवस्था है प्रगति के पथ पर जा रही है। हमारा भारत क्या विश्व के अन्य राष्ट्र भी अग्रसर है। वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत जो प्राचीन काल से चली आ रही मार्ग है, उस पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को जागरूक करने में प्रायः असमर्थ ही रहती है। भाषा समूची युग चेतना की प्रकट का एक मजबूत माध्यम है और ऐसी मजबूती तभी वो ग्रहण कर सकती है जब वो अपने युग के अनुकूल सही कथनों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकट करने की सुंदर ज्ञान के लिए ही मतलब उद्दिष्ट है या उपदेशक है। इसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोची समझी नहीं गई। अर्थात लेखक महोदय कहते हैं, भाषा के परिवर्तन की बात पर लोगों ने गहन अध्ययन नहीं किया, गहन विचार नहीं किया। उपयोगिता की सार्थकता समय समय पर समाज में चेतना प्रायः दर्शनीय है। अनेक प्रकार की कठिनता को त्याग करने में ही छिपा हुआ है।
कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से, अन्य जातियों के सहयोग से भाषा में नए शब्दों का समावेश होता है। यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं, चाहे व्यक्ति राजनीतिक स्तर से जुड़ा हो, चाहे आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो, चाहे व्यापारिक स्थिति का मानव है, अलग अलग भाषी है, तब भी उन शब्दों को अपनी भाषा में ग्रहण करना चाहिए और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में प्राप्त हों। क्योंकि जब हमारा संपूर्ण मतलब व्यापार जगत में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो साझा चल रहा है, तो इन शब्दों का भी अपनी भाषा में समावेश करना होगा। उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में अंगीकार करने में किसी भी भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए या उसे आपत्ति नहीं करनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता यही भाषा की सजीवता है। भाषा को जीवित रखने के लिए इसमें नवीनता की पूर्ण आवश्यकता है। आत्मज्ञान करने पर ही इसका निर्भर करता है। भाषा मतलब कोई जादूगर की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज रूप में गति है जो सदैव नूतनता को ग्रहण करते हुए आधुनिकता में बदलती चली जाती है। भाषा संस्कृत का एक अभिन्न अंग है। जहाँ की भाषा मजबूत नहीं, वहाँ का राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। संस्कृत परंपरा से निकले होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील भाषा है। उसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ साथ जोड़ी जाती है, क्योंकि भाषा को हर विषय के साथ जोड़ना चाहिए, चाहे विज्ञान की प्रकृति हो, चाहे राजनीतिक प्रकृति हो, चाहे आर्थिक प्रकृति हो। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उत्पन्न नई सांस्कृतिक जो हलचलें हैं को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के जो परंपरागत प्रयोग है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें भाषा के अन्य शब्दों को भी जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए नए प्रयोगों की, नए भावों की, नई योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब लेखक महोदय कहते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, भाषा में परिवर्तन की बात को व्यक्त करते हुए कहते हैं, इसका प्रसंग है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है। यत्न साध्य मतलब कठिन साधना के द्वारा अथवा सहज सिद्धि के द्वारा, दिखाई नहीं जन साध्य के द्वारा। हमारा कहने का तात्पर्य है, भाषा को युग के अनुकूल बनाने के लिए पीछे किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का प्रयास जरूरी है, क्यों उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ते थे। सहज सिद्ध से मतलब इतना ही नहीं कि भाषा की ये स्वाभाविकता होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों पर पर्याप्त अध्ययन करें तो पहली बात ही ये सत्य सिद्ध होता है। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा में, 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया या प्रयास किया तो हमारी भाषा में मजबूती आई। इस भाषा को अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग अलग रवैया होता है।
बच्चों ये पाठ पढ़ गया, आप लोग इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर बात को बताए जाएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आपको सारी बधाइयाँ एवं नमस्कार। जय हिंद।